हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमेश तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो मच अवेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कि सिंगल मॉड्यूल के लिए आप कैसे रिवाइज करोगे, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपका एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए फॉर सिंगल मॉड्यूल दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो यार, लाइक्स काफ़ी कम आ रहे हैं आपके और प्यार थोड़ा सा कम मिल रहा है। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरा कंटेंट देखते हो, पसंद करते हो, डू लाइक द वीडियो। ठीक है, कमेंट भले आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक से भी मैं काम चला लूंगा। चलो, तो सिंगल मॉड्यूल कैसे हम पढ़ेंगे। अब इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। मैं ओल्ड के बच्चे जो मॉड्यूल 1 प्रिपेयर कर रहे हैं, ओल्ड के बच्चे जो मॉड्यूल 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यू के बच्चे जो मॉड्यूल 1 प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं सीएस एग्जीक्यूटिव की। प्रोफेशनल वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो बंद कर दें, प्रोफेशनल के हैं तो। प्योरली एग्जीक्यूटिव के लिए है, और ओल्ड तो दोनों कवर्ड है और न्यू में सिर्फ मॉड्यूल 1 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर न्यू का मॉड्यूल 2 क्यों नहीं बता रहे हो। तो इन तीनों में कॉमन चीज़ें हैं कि इन तीनों में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं। ओल्ड सिलेबस में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं, न्यू में मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मॉड्यूल 2 में 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर मैं उसको इस पर इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो ये तीन चीज़ें सिंप्लिसिटी से कवर हो सकती हैं। ठीक है, और दिसंबर 23 में मैक्सिमम बच्चे मॉड्यूल 1 ही दे रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो सिर्फ मॉड्यूल 2 दे रहे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, और वो मैंने कभी रिकमेंड किया भी नहीं है। ठीक है, आई डोंट रिकमेंड मॉड्यूल 2 फॉर दिसंबर। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियो इस पर बना चुका हूं। चलो, तो लेट्स स्टार्ट, अज्यूमिंग आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। चलो, तो मैं बैक वर्किंग कर रहा हूं जैसे मैं नॉर्मली करता हूं कि क्या बेयर मिनिमम चीजें हैं जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो है रिविजन्स। ठीक है, आपकी पढ़ाई हो गई हो या थोड़ी बहुत अभी भी बाकी होगी, काफी लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया होगा, वो पास हो गए होंगे मॉड्यूल 1 तो अभी मॉड्यूल 2 चालू किया होगा, ओल्ड सिलेबस के बच्चे होंगे, तो हो सकता है। बट अगर आपको पास होना है, अगर आपको पास होना है, प्रॉपर पढ़ाई मतलब प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ पास करना है, तो मैं मिनिमम 3 रिविजन्स मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से कम भी आप कर सकते हो अगर आप बहुत ही होनहार बच्चे हो, 1 या 2 बार पढ़ने में ही आपको सब याद हो जाता है, तो आप सिर्फ 2 रिविजन्स भी कर सकते हो। मैं जो भी सजेशंस देता हूँ एक एवरेज सीएस स्टूडेंट के हिसाब से देता हूँ। ठीक है, एक्सट्रीम बच्चे होते ही हैं, बहुत ज़्यादा होशियार भी होते हैं, थोड़े बहुत स्लो बच्चे भी होते हैं, तो हर कैटेगरी के हिसाब से वीडियोस नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो बन सकता है, तो वो एवरेज स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगता है, एवरेज स्टूडेंट्स कितनी पढ़ाई करते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स का क्या स्पीड होता है, उन सब के अजम्पशंस के बेसिस पे ही मेरा गाइडेंस होता है। तो अगर आपको लगता है ये अनरीजनेबल है, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, तो आप अपना प्लान खुद बनाएं। यस, ठीक है, सिंपल, आप अपना प्लान खुद बनाएं। अगर आपको लगता है बहुत फास्ट हो, एक बार में ही पढ़ के आपको हो जाता है, तो आप अपना प्लान खुद बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रिविजन्स का प्लान मैंने बनाए हैं। आपको एक वरदान है, आपको पता ही होगा कि आपको 1 डे गैप मिलती है, जो कि बोथ मॉड्यूल के स्टूडेंट्स को नसीब में नहीं मिलती है। तो आपके पास 1.5 डे तकरीबन हर पेपर के लिए आपको मिलेगा। 1.5 डे मिनिमम मैं मान रहा हूं, वैसे तो पूरे 2 दिन होते हैं, बट यूज में 1.5 डे ही आ पाता है। पिछले पेपर से घर तक जाना, फिर अगले पेपर के लिए जाना, बहुत टाइम उसमें लग जाता है। ठीक है, काफी लोग ट्रैवल करके जाते हैं, इसीलिए उनको एक या मतलब पूरे 2 दिन नहीं मिल पाते हैं। मैं 1.5 डे इसीलिए काउंट कर रहा हूं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 1.5 डे के इस पे आ जाओ, मतलब एक सब्जेक्ट को 1.5 डे में रिवाइज कर पाओ, इस लेवल पे आ जाओ, इस लेवल की कैपेबिलिटी पे आ जाओ कि आप कोई भी सब्जेक्ट 1.5 डे में रिवाइज कर पाओ कॉन्फिडेंटली। पूरा कवर हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हो सकता है सारे कवर आप पूरे पूरे कवर न कर पाए, क्योंकि काफी सब्जेक्ट्स बहुत ही लेंदी हैं। तो बेस्ट एफर्ट बेसिस पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए जितना आप पढ़ सको उतनी प्लानिंग करके आप अगर अचीव करते हो, स्टिल आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, तो मैं पहले मिनिमम 3 रिविजन्स का टाइम कट कर रहा हूं, मिनिमम, क्योंकि इतनी आपको करनी होगी। तो 4 सब्जेक्ट्स 4 डेज, पहली रिवीजन के लिए पर सब्जेक्ट में 4 डेज रख रहा हूं। जो डिटेल्ड रिवीजन होगी इसमें आपको बहुत अच्छे से जितना डिटेल में हो सके उतना आप डिटेल में रिवाइज करो, तो 16 डेज इसको लगेंगे। सेकेंड रिवीजन एक एक दिन कम करते जाओ, और अल्टीमेटली आप वो करो जो आपको एग्जाम के पहले करना है, मतलब 2 दिन में
रिवाइज करने की आपकी प्रैक्टिस एक बार हो चुकी होनी चाहिए, ताकि आपको सब पता रहे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कवर हो पाएगा, क्या कवर नहीं हो पाएगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पेपर के पहले आप तभी रख पाओगे जब वो शेड्यूल आप एक बार फॉलो कर चुके हो। ठीक है, तो आपको स्कोप घटाते जाना है, नंबर ऑफ पेजेस कम करते जाना है, टाइम जहां आपका वेस्ट होता है वो कम करते जाना है, प्रोडक्टिविटी बेसिकली आपको बढ़ाते जाना है। तो धीरे धीरे कम टाइम में भी उतना ही सिलेबस आप रिवाइज कर लोगे। तो पहली रिवीजन 4 डेज, सेकंड रिवीजन 3 डेज पर सब्जेक्ट, और जो लास्ट रिवीजन करेंगे वो है 2 डेज पर सब्जेक्ट। और जो एक फाइनल रिवीजन आप करोगे पेपर के पहले वो अलग ही है, वो मैंने यहां पे काउंट नहीं किए। मतलब आप टोटल 4 रिवीजन करके जाओगे, जो कि सिंगल मॉड्यूल के बच्चों को करनी चाहिए। बोथ वाले तो बेचारे कर नहीं सकते क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता। आपको टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट आप उसका फायदा तो लो। आप ऐसा तो मत बोलो कि मैं ब्लैंक हो गया, मेरा रिवाइज नहीं हो पाया। अरे तो इतने दिन थे उसमें भी नहीं हो पाया तो फिर कब होगा? इतना जब टाइम है उसके बाद भी नहीं हो पाएगा तो बेटा कब होगा? आपके पास टाइम बहुत है। ठीक है, ये आप समझ लो। बस आपको टेक्निक समझनी है कि 2 दिन में आप मैक्सिमाइज कैसे उसको करोगे। तो ऐसे आपके 36 डेज लगभग होते हैं और 4 डेज मैंने आपको बफर दिए हैं, तो लगभग 40 डेज आपको ये रिवीजन के लिए आखिरी में देना चाहिए। ये मतलब बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, समझ रहे हो, जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है, लेट डिसीजन लिया है, लेट लतीफ़ हैं, एग्जाम के पहले वेटिंग फॉर रिजल्ट के मजे ले चुके हैं, और फिर अब रिजल्ट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक और मॉड्यूल करना है, तो वो लोग एक आध रिविजन कट कर सकते हैं अगर उनका क्लासेस बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, सुन लो अच्छे से सारे, जितना मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं अलग अलग टाइप के बच्चों को कवर अप करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके क्लासेस काफी ज्यादा लेट चल रहे हैं तो आप एक रिवीजन इसमें से कट कर सकते हो। ठीक है, 16 डेज वाला आप कट कर दो, 16 दिन आपके फ्री हो जाएंगे। तो पहले सिलेबस है, सिलेबस अगर कवर ही नहीं हो पाए तो रिवीजन का कुछ मतलब नहीं है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं। अगर आपका वाइड कवरेज नहीं है तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं। आप समझ लो, रिवीजन तभी हेल्प करती है जब आपकी रेगुलर स्टडी अच्छी है। काफी बच्चे ये अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि रिवीजन इज एज गुड एज ओरिजिनल स्टडी। ओरिजिनल स्टडी आपकी बकवास है, कंसेप्ट क्लैरिटी है नहीं, काफी सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं, काफी सारे चैप्टर छोड़ दिए हैं, फिर रिवीजन पे ज्यादा मेहनत करके फायदा नहीं है। वो कभी भी ओरिजिनल स्टडी को क्रॉस नहीं कर पाती है। को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ओरिजिनल स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि भाई मेरी ओरिजिनल स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप ये एक रिवीजन कट कर देना, फिर आप 2 ही रिवीजन्स पे फोकस करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मिनिमम है और ये कॉमन है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने इसीलिए 2 में बांट दिया है कि एक है जिनके क्लासेस हो गए हैं या एक आध सब्जेक्ट का ही क्लास है जो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब क्लासेस मतलब बहुत ज्यादा चीजें पेंडिंग नहीं है, मोर और लेस थोड़ा बहुत बस कवर अप करना है और फिर रिवीजन पे लगना है। ऐसे कैटेगरी में मैक्सिमम स्टूडेंट है। सारे रिपीटर्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ओल्ड सिलेबस के सारे बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं कि उनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट या मैक्सिमम चलो 2 सब्जेक्ट की क्लासेस उन्होंने ले ली होंगी और वो उन्होंने चालू कर दी होंगी। ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में आते हो, मतलब आपका टाइम सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है या हो जाएगा टाइम पे, और आप फिनिशिंग वाली जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें और भी चीजें हैं, उन पे आप टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या क्या करो, आप फुल सिलेबस टेस्ट की प्लानिंग करो। क्लियर है? फुल सिलेबस की प्लानिंग करो, एक या अनेक, मतलब 1 या 2 राउंड आप दे सकते हो क्योंकि आपके 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो आप डेफिनेटली एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस का पूरा राउंड तो आप दे दो। ठीक है, और कुछ दिन आप उसके लिए रख लो। फिर आप साइड बाय साइड राइटिंग प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज का राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, डिपेंडिंग अपॉन वही कौन से ग्रुप में आप हो। कोई ना कोई सब्जेक्ट में केस स्टडीज आती हैं, कोई ना कोई इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करो। लिख के देखो, पैरेलली एक एक 2 क्वेश्चन लिख के देखो। इवन कुछ नहीं मिल रहा तो शॉर्ट नोट लिख के देख लो, लिख के देखो, लिखते रहो ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना समझा हुआ है, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। उससे आपको थोड़ा सा, एक तो राइटिंग प्रैक्टिस, हाथ को लिखने की आदत रहेगी, पेपर क्योंकि रिटर्न है आपके सारे। तो इसीलिए आप ये ध्यान देना कि साइड बाय साइड एटलीस्ट 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखो, कुछ ना कुछ लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। ठीक है, तो मैं 10 डेज इसके लिए एक्स्ट्रा रख रहा हूं, तो आप 50 डेज तो सिर्फ इसी के लिए रख लो। 40 डेज आपके 3 रिविजन्स के लिए, 10 डेज इसके लिए, मतलब 50 दिन तो आपको यही सब करना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना मिनिमम आपको करके जाना है।
तो ये होता है अक्टूबर एंड, ठीक है। नवंबर 30 डेज, दिसंबर 20 डेज, तो 50 डेज आपके हो गए। आपके पास अब टाइम बचता है अक्टूबर एंड का, मतलब सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने आपके पास है। अब ये 2 महीने में आप क्या करोगे मैं आपको बता देता हूं। अब जो ये चीजें मैं बताऊंगा ना, सुनने में बहुत इजी लगेंगी या आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे, पर बिलीव मी ये सारी चीजें अगर आपने मन मार के डिसिप्लिन्ड वे में कर ली तो इसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा। मैक्सिमम बच्चों को ये सारी चीजें पता हैं पर वो इंप्लीमेंट नहीं करते, और फिर जब उनको रिजल्ट फेल का मिलता है उनको बुरा लगता है, उनको लगता है ये सब मुझे पता था। अरे पर तुमको सिर्फ पता था, तुमने किया नहीं था। पता होना और करने में बहुत फर्क होता है। उनको सिर्फ पता रहता है, उन्होंने किया नहीं होता है, पर उनको बुरा ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब कर लिया है और उसके बाद वो फेल हुए। ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे अनअवेयर हैं कि उन्होंने किया ही नहीं है, उनको सिर्फ पता है। उन्होंने इतने सारे जो डजन्स ऑफ वीडियो देखे हैं, उनको हर चीज सिर्फ पता है, उन्होंने की कुछ भी नहीं है। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली करने पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला है आपको अमेंडमेंट्स कवर करने पड़ेंगे। अगर आप एक रिपीटर हो, 6 मंथ्स के अमेंडमेंट आपको कवर करने हैं। सप्लीमेंट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या अमेंडमेंट्स है, सप्लीमेंट्स है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट का मैं बता देता हूं, CAFM न्यू सिलेबस का जो सब्जेक्ट है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। CMA FMSM ओल्ड सिलेबस के जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ में अमेंडमेंट है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सितंबर एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो सिक्योरिटी लॉ सब्जेक्ट का अमेंडमेंट है, या फाइनल में भी मैं वही सिक्योरिटी लॉ ही है, तीनों जगह पे है, SLCM है, CMSL है या कॉर्पोरेट फंडिंग है, अलग अलग नाम से अलग अलग लेवल पे है। वो सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट्स में कोशिश करूंगा कि सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, फिर है जो ये मैं कह रहा हूं ये काफी लोग नहीं करते। मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स नॉट कवर्ड अर्लियर सब्जेक्ट वाइज। कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे रहते ही हैं। मैं काफी बच्चों को 1 to 1 भी एक बता चुका हूं, मेरे लेक्चर बायस से भी मैं फोन पे बात कर चुका हूं, तो उनको भी मैंने टॉपिक बताया हुआ है कि ये आपको जान पे आएगा। रिपीटर्स को ये चीज बहुत जान पे आएगी, मैं बता रहा हूं। और जितने भी लोग मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, वो यही नहीं कर रहे हैं। जो रिक्वायर्ड है वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो से बेटा कुछ भी नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। मैं क्यों इतना ओवरडोज ऑफ मोटिवेशन नहीं देता हूं? मैं पागल हूं? मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मैं व्यूज का भूखा नहीं हूं। मुझे लाइक सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। मुझे पता है मोटिवेशनल डालूंगा, रोज मोटिवेशन करूंगा, व्यूज आएंगे, मुझे भी पता है। लेकिन उससे आपका कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ मेरा फायदा है, आपका फायदा नहीं है। वो जो आप चार्ज अप रहोगे वो फ्यू आवर्स के लिए रहेगा, फ्यू आवर्स से आप कुछ नहीं कर सकते, आए ख्याल में। तो मैं इसलिए कोशिश ये कर रहा हूं मैं ऐसी चीज करूं जिससे रियल फायदा हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। सिर्फ मेरे लिए फायदा है, मैं मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपके लिए भगवान बन गया हूं, मैं आपको चार्ज अप कर रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर और डिपेंडेंट हो गए हो। मेरे बिना आप जगह से हिल भी नहीं पाओगे। मेरे बिना आप फिर बोलोगे सर मुझे खाना खाने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा, खाना कैसे खाऊं, मोटिवेट करो। लोग कुछ भी मोटिवेशन मांगते हैं, फिर मैं बता रहा हूं। मैं पहले जब जितने बार भी मैं मोटिवेशन डाल चुका हूं, मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है बच्चों पे कि ये भी कोई चीज हुई। अब जिंदगी जीने का भी क्या मोटिवेशन मैं दूंगा आपको? मतलब ये क्या बात हुई, हर चीज के लिए मोटिवेशन मांग रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं मोटिवेशन जितना ज्यादा देखोगे उतना आप उस पर डिपेंड हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। आप गुलाम बनना ही नहीं है जिंदगी में, सही बता रहा हूं। इसलिए ये सब करना नहीं है। ना मैं खुद मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं, ना मैं बहुत ज्यादा कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। कोई चीज अगर मेरे पे स्टक कर जाती है, कोई मुझे लगता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूं जो फिर मोटिवेशनल लगता है। पर मैं ऐसा सोच के नहीं बनाता हूं कि चलो मोटिवेट करते हैं। वो गलतियां बताते बताते जब मैं रास्ते बताता हूं लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आए ख्याल में। तो ऐसे सोच के मैं नहीं बनाता, वो मेरा बिजनेस नहीं है। लोगों ने बिजनेस बना लिया है इसलिए आप बेवकूफ बन रहे हो, ठीक है। तो आप ये काम करो, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हो और आप बार बार 100 बार अलग अलग टीचर से पूछ चुके हो कि सर मुझे इतने अटेम्प्ट हो गए, अब मैं क्या करूं, तो ये करो, ये करो, ये करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं ये करके दिखाओ, दम है तो। पूरी लिस्ट बनाओ, टॉपिक वाइज मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल से पूरा जो डिटेल्ड आपका इंडेक्स है लेके बैठो, उसमें से लिस्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक आपको आते ही नहीं है, आपने पढ़े ही नहीं है, आपको समझते ही नहीं है। पूरी वो लिस्ट इस बार कवर करो, आपका कवरेज बढ़ाओ। देखो कैसे 90 से 100 मार्क का पेपर आपका सॉल्व हो जाता है।
अगर आपका 90 मार्क का भी पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है बेटा, कवरेज का इशू है, कवरेज का बहुत बड़ा इशू है। 90 इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं 100 कह ही नहीं रहा। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, मुझे भी पता है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, तो कितने आएंगे? एक आधी आएगा, 2 आएंगे। 90 का भी लेकिन अगर आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब बेटा आपका कवरेज बहुत कम है, आपने जगह जगह पे अलग अलग टॉपिक्स छोड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ पूरे चैप्टर्स छोड़ दिए हों छोटे छोटे, आपको लगता होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, आपने लीनियंटली 1-2 चैप्टर छोड़ दिए होंगे। तो अगर आपका 90 मार्क का भी पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको ये काम करना चाहिए, आपको पूरा चप्पा चप्पा मॉड्यूल का कवर करना चाहिए, क्योंकि आप रिपीटर हो, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलरेडी पता है, तो नए चीज़ें पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। तो ये अगर आपने डिसिप्लिन वे में कर लिया, इसका फायदा आपको पेपर देते वक्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर है कि कुछ कुछ अगर कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, जो प्रोसीजरल काफ़ी होते हैं ना, काफ़ी चीज़ें प्रोसीजरल होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, या काफ़ी कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल सिचुएशंस के बारे में बातचीत होती है, तो उनके आप बैठ के खुद बनाओ, टीचर से मत मांगना। टीचर से मांगना होता है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप खुद बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जब आप खुद बनाने बैठोगे, आपको वो 2 बार 3 बार 4 बार पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। जो बनाता है उसी को फायदा होता है, क्योंकि वो बार बार उसको पढ़ता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करता है, चार्ट को और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे बने, कितनी डंडियां बने, ये सब में जो दिमाग खुलता है ना, कंसेप्ट क्लियर होता है, वो इसीलिए सिर्फ बनाने वाले का ही खुलता है। बना हुआ चार्ट पढ़ने से मुझे नहीं लगता कुछ फायदा हुआ है, कुछ भी फायदा नहीं होता। मन संतुष्टि हो जाती है, बड़े मजा आ जाता है, बस वो मजे के लिए नहीं पढ़ना है भैया, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है। कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप बनाओगे। ट्राई करके देखो, 1-2 कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लेके खुद बना के देखो, देख लेना, टाइम लगेगा लेकिन वो वर्थ है। कंसेप्ट क्लैरिटी जो मिलेगी, जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जो इंटरप्रिटेशन आपका सुधरेगा, उसका फायदा आपको बाद में होगा। ठीक है, और फिर है कि आप प्रैक्टिस करो, आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज लिख के देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, पास पेपर पूरे सॉल्व करो, तो आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपके पास टाइम है। क्लियर है? अब जिनके क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, काफी बच्चे इस कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं कि हमारे क्लासेस चल रहे हैं, हमारे क्लासेस बाकी हैं, तो अब हम क्या करें? तो मैंने आपको एक पहले रिलैक्स्ड गाइडलाइन दे दी है, अक्टूबर एंड, मतलब 50 दिन राइटिंग प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से आइडियली रखना चाहिए। टारगेट बहुत लेट का रखोगे तो वो और पुश होते जाएगा, इसलिए मैंने टारगेट थोड़ा पहले का रखा है, ताकि पुश हो तो थोड़ा सा और मार्जिन रहे कवर अप करने का। तो अक्टूबर एंड मैंने आपको पहला टारगेट दिया है, कोशिश करो कि आपका अक्टूबर एंड तक पूरे क्लासेस देख के हो जाए, पर अगर इससे 10-15 दिन आगे भी खिंच जाता है, मिड अक्टूबर तक भी ये चले जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब डेड एंड आपके पास क्या है? मिड अक्टूबर, सॉरी मिड नवंबर। मिड नवंबर के आगे फिर आपको रिवीजन चालू करनी पड़ेगी, आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट देनी पड़ेगी, फिर आप रेगुलर स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर 2 रिवीजन भी नहीं हो पाएंगे। 2 रिवीजन एटलीस्ट तो करना है ना, और प्लस एक राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? तो इतने के लिए भी 25 दिन, 20-25 दिन तो मिनिमम लग जाते हैं। ठीक है, तो मिड नवंबर या 20 नवंबर तक खींच के आपके पास टाइम निकल जाएगा, तब तक आप भले रेगुलर स्टडी कर सकते हो, लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो, पर उसके आगे यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग, रिवीजन की पूरी आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेड एंड मैंने आपको बता दिया कि आप सारे के सारे अपने क्लासेस कंप्लीट कर लो, और फिर है अगर आपके इसके पहले ही हो जाएंगे, ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहे हैं और उनका अक्टूबर में ही शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लोग और एडिशनल क्या कर सकते हैं, तो वो पूरा मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपने क्लासेस ही अभी अभी किए हैं, मतलब वो तो सिर्फ फर्स्ट रीडिंग होती है, उसमें तो आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझा होगा। ठीक है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, केस स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, समरी चार्ट्स बनाओ जो मैंने अभी आपको बताया, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करो। क्लासेस अभी अभी देखी हैं तो काफ़ी चीज़ें अभी भी उतनी क्लियर नहीं होती हैं, एक रीडिंग में सारे कंसेप्ट उस लेवल पे क्लियर नहीं होते हैं, काफ़ी कंसेप्ट्स को मल्टीपल रीडिंग्स लगती हैं, तो वो आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लासेस के थ्रू आपको एक बार में पूरी अच्छे से नहीं समझ में आए, अभी भी आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी लिस्ट बनाओ और उसके समरी चार्ट बनाओ, उसको खुद बैठ के मल्टीपल टाइम्स पढ़ के सिंप्लीफाई करो, ताकि एग्जाम के वक्त आप उसको रिवाइज कर पाओ अपने हिसाब से। फिर है प्लान करो रिविजन्स के लिए, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट है या वो आप पहली बार दे रहे हो, ऐसे भी काफी बच्चे होंगे ना मॉड्यूल 1 जो दे रहे हैं न्यू सिलेबस के,
वो तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन में क्या क्या कवर करना है। तो आपको प्लान करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए भी प्लानिंग लगती है कि कहां से पढ़े, क्या टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप रेगुलर नोट से पढ़े होंगे पूरा का पूरा एज इट इज आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। 600 700 800 पेजेस के नोट्स को आप 2 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू कट शॉर्ट द नोट्स। टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा ऑड हैं या किसमें कंटेंट जरूरत से ज्यादा है उसको आप कट शॉर्ट करो, टॉपिक्स को कट शॉर्ट करते जाओ और उसको रिवीजन लेवल पे लाओ। ठीक है, तो टॉपिक्स को प्रॉपर सेग्रीगेट करो, उनका लेंथ को रिड्यूस करो, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप पेपर के पहले देख के जाओगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, स्पेशली अगर न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, मॉड्यूल 1 के बच्चे हैं, CAFM सबसे भारी सब्जेक्ट आपका है, तो उसमें आपको टाइप वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फिल्टर करना पड़ेगा कि हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन आप देख के जाओगे पेपर के पहले। तो वो क्वेश्चंस आपके आइडेंटिफाई होने चाहिए, क्योंकि इतने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है, सारे के सारे आप देख के नहीं जा पाओगे। क्लियर है? तो क्वेश्चंस भी आपको सिलेक्ट करके जाने पड़ेंगे कि रिवीजन के वक्त आप कौन से क्वेश्चंस देखोगे, और बाकी कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई फॉरवर्डेड क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन मत देखना जो आपने पहले प्लान नहीं किया है। जितने सरप्राइजिंग चीजें करोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, उतना आप कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रहना रिवीजन करते समय कि मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन देख के जाने हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है अपने आप से। और फिर टाइम है तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, समरी चार्ट्स, केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत लेट है वो यही चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रेगुलर स्टडी करके सीधे 1 या 2 रिवीजन करके पेपर में बैठ जाओगे तो उतनी फिनिशिंग आपकी नहीं आ पाएगी। इसीलिए हर चीज़ के लिए समय लगता है। इसीलिए जब आप बोलते हो कि सर 2 महीने में हो जाएगा क्या, तो वो हो तो जाता है ना, पर उतना नहीं हो पाता जितना पास होने के लिए ज़रूरी है। आए ख्याल में? पास होना है तो आपको थोड़ी सी डेप्थ चाहिए होती है, थोड़ी कवरेज चाहिए होती है, मल्टीपल रिवीजन चाहिए होती है, सिंप्लीफिकेशन चाहिए होता है, रिवीजन की प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, बहुत समय लगता है इसके लिए। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। ठीक है, तो आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आपको मैंने डेडलाइंस भी दे दी हैं और मैंने आपको रिविजन्स भी दे दिए हैं। आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? चलो, कुछ और आपके सवाल होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा अगर छोटा सा आंसर होगा, बड़ा आंसर होगा तो मैं नोट डाउन करते जाता हूं और कोई ना कोई वीडियो में मैं उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और जो भी आपके सवाल होंगे जो मैंने मेरे वीडियो में कवर नहीं किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।